Hello everyone, you are welcome to माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है माइंड्स एक्ट एंड माइंड रूल्स। चलिए शुरू करते हैं। माइंड्स एक्ट एंड माइंड रूल्स के बारे में डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। व्हाट इज़ बिल, व्हाट इज़ एक्ट, लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। व्हाट इज़ बिल? A bill is a proposal by the legislation under consideration by legislature. A bill does not become law or act until it is passed by the parliament and signed by the president of India. यानी बिल एक प्रपोजल है जो प्रपोजल पार्लियामेंट में पास होने के बाद वोटिंग द्वारा पार्लियामेंट में पास होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस दोनों हाउस में। कोई मिनिस्ट्री द्वारा पहले प्रपोजल दिया जाता है, उसके बाद वोटिंग होता है पार्लियामेंट में, लोअर हाउस या अपर हाउस दोनों वोटिंग होने का पार्लियामेंट में वोटिंग होने के बाद ये जब पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो उसमें साइन करता है, तब ये बिल एक्ट बनता है। यानी ये बिल एक प्रपोजल है जो प्रपोजल पार्लियामेंट में वोटिंग द्वारा पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है एक्ट बनने के लिए। हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एक्ट। एक्ट इज़ द बिल व्हिच इज़ पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल जो प्रपोजल ऑलरेडी पार्लियामेंट में पास हो चुका है और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसको साइन कर देता है और साइन करता है उसमें, तब वो एक्ट बन जाता है। जैसा द कोल माइंस रेगुलेशन एक्ट 1952 ये एक एक्ट है। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये भी एक एक्ट है। लेकिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक साइन करने का पहले जब वोटिंग चल रहा था एक बिल प्रपोजल आया था, तो वो बिल था कैब वो एक बिल था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन अभी पास हो जाने के बाद वो एक्ट में कन्वर्ट एक्ट हो चुका है ऑलरेडी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारे लॉ, ए लॉ इज़ डिफाइंड एज एन assemblage of rules and regulations that are indispensable and must be followed. लॉ एक कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कोई भी आदमी उसको फॉलो करने के लिए बाउंड है और उसको फॉलो करना ही है। बता चलिए देख लेते रेगुलेशन एंड सर्कुलर। रेगुलेशंस क्या है? रेगुलेशंस रिफर टू द डायरेक्टिव्स और स्टैट्यूट एनफोर्स्ड बाय लॉ इन ए पर्टिकुलर कंट्री। एग्जाम्पल क्या है? CMR 2017 है, कोल माइन रेगुलेशन 2017। रेगुलेशन एक डायरेक्टिव्स और स्टैट्यूट जो लॉ द्वारा इन्फोर्स्ड है और पर्टिकुलर कंट्री के लिए ये एप्लीकेबल होता है। जैसा कोल माइंस रेगुलेशन 2017 ये हो गया रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन का अंतर क्या है? द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशन इज दैट रूल्स डू नॉट एज सच एज लीगल बाइंडिंग बट द रेगुलेशन हैव ए लीगल बाइंडिंग। यानी रेगुलेशन का लीगल बाइंडिंग रहता है, रूल्स का कोई लीगल बाइंडिंग नहीं रहता है। रूल्स अगर कोई ब्रेक फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है और नहीं लिया जाता है कभी कभी। लेकिन अगर कोई रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाता है और उसके अगेंस्ट में स्टेप लिया जाता है। अब होता है सर्कुलर। सर्कुलर क्या है? नोटिफिकेशन इज इशूड बाय अथॉरिटी एंड ऑल द कंसर्न पर्सन आर बाउंड टू फॉलो इट। Circular means clarification issued by the appropriate authority and it is bound only to department and not to assess or judiciary. Circular issued by the DGMS for clarification of CMR. Circular क्या है कि एक clarification है जो पर्टिकुलर कोई एक रेगुलेशन का बारे में दिया जाता है, कोई पर्टिकुलर मैटर का बारे में दिया जाता है एक स्पेशल अथॉरिटी द्वारा। जैसा हो गया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी क्लैरिफिकेशन देता है नोटिफिकेशन द्वारा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, जिसका क्लैरिफिकेशन CMR कोल माइन रेगुलेशन 2017 का 17 का बारे में कोई भी एक पर्टिकुलर रेगुलेशन के बारे में उसका क्लैरिफिकेशन अगर ज़रूरत होता है तो DGMS नोटिफिकेशन द्वारा उसका क्लैरिफिकेशन देता है जो जिसको सर्कुलर कहता है। हम देख लेते हैं पर्पज ऑफ माइंड्स एक्ट 1952 जो पास हुआ बना है तो उसका मेन पर्पस और एम क्या है? द माइंड्स एक्ट 1952 कंटेन्स प्रोविजंस फॉर मेजर्स रिलेटिंग टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन कोल, मेटलिफेरस एंड ऑयल माइंस। द एक्ट prescribes the duties of the owner to manage mines and mining operations and the health and safety in mines.
यानी कोई भी माइंस में जो आदमी लोग वर्कर लोग काम करता है उसका हेल्थ ठीक ठाक रखना, हेल्थ उसको प्रिवेंट करना, उसको सेफ्टी देना और उसका वेलफेयर को देखते हुए द माइंस एक्ट 1952 बना था जो ओनर एजेंट और मैनेजर ऑफ एवरी माइन रिस्पॉन्सिबल है इसको फॉलो करना और हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ वर्कर्स को प्रोवाइड करना, अच्छा से इसको देखभाल करना और मेंटेन करना। Existing legislation provisions regarding safety, health and welfare of mine workers क्या है? Under Constitution of India, safety, welfare and health of workers employed in mines are the concern of the central government. Article 246 Constitution of India. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 में क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंसर्न है जो आदमी लोग माइंस में एम्प्लॉय होता है, काम करता है, उसका सेफ्टी, वेलफेयर और हेल्थ देखभाल करना गवर्नमेंट का एक कंसर्न है, गवर्नमेंट को उसको देखना है। The objectives is regulated by the Mines Act 1952 and the rules and regulations framed thereunder, which are administered by the DGMS. Under the Union Ministry of Labour and Employment, DGMS has also administered subordinate legislation like the Mines Rules 1955 for health, safety, welfare of mine workers. जो माइंस एक्ट 1952 का जो ऑब्जेक्टिव है इसको फॉलो अप करने के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम किया गया है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, देखभाल करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी है, वो अथॉरिटी है जो देखता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका अंडर है DGMS। इसको DGMS रूल्स एंड रेगुलेशन जो फ्रेम ऑलरेडी है उसको देखभाल करता है और इसका और माइंस रूल्स भी फ्रेम किया गया है 1955 में। माइंस रूल्स जो है उसको भी देखा जाता है, फॉलो किया जाता है। सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर आदमी लोगों को देखने के लिए कैसे सेफली हजार्ड्स और कोई अनसेफ वर्क से आदमी को सेफ्टी देना, उसको हेल्थ को प्रिवेंट करना और आदमी लोगों को वेलफेयर करने के लिए ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाया गया है। और DGMS इसको क्या करता है, पूरा ओवरऑल सुपरवाइज करता है और टाइम टू टाइम कोई भी रूल्स रेगुलेशन का अगर क्लैरिफिकेशन ज़रूरत होता है तो इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर उसको क्लैरिफिकेशन देता है नोटिफिकेशन द्वारा। Who is responsible to ensure the compliance of the provisions? The owner, agent or manager of the mine is required to comply with the provisions of health and safety under the Mines Act and rules framed thereunder under Section 18 of the Mines Act 1952. Mines Act 1952 का सेक्शन 18 का अंदर जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओनर, एजेंट और मैनेजर दिया गया है, उसमें क्या है कि इसका जो प्रोविजन है हेल्थ सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए ओनर, एजेंट और मैनेजर्स लायबल है और दे विल इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजंस। अब चलिए द माइंस एक्ट 1952 का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट का बारे में देख लेते हैं। एट ए ग्लांस जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। बाकी सारे जो पॉइंट है वो भी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, इसीलिए कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शन और पॉइंट का बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 में क्या है? सेक्शन 1 द माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 1 में क्या है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द माइंस एक्ट 1952। इट्स एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरा इंडिया में दिस एक्ट, ये एक्ट लागू होता है, एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 में क्या है? डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट टर्म्स के बारे में इसमें डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 5 में क्या है? चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर अपॉइंटमेंट। चीफ इंस्पेक्टर और डिप्टी इंस्पेक्टर और अलग रीजनल इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर है उसका अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया सेक्शन 5। सेक्शन 6 में फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्टर्स।
चीफ इंस्पेक्टर्स और बाकी इंस्पेक्टर्स का जो फंक्शंस है, वर्किंग फंक्शंस, इसके बारे में दिया गया है सेक्शन 6 में। इन सेक्शन 12 में क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फॉर्म ए कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट कंसिस्टिंग ऑफ, ये जो एक्ट द माइंस एक्ट 1952, इसका पर्पस के लिए एक कमेटी फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी फॉर्म करेगा, जिसके अंदर कौन कौन रहेगा इस कमेटी का अंदर, ए पर्सन इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट नॉट चीफ इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर छोड़ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एक सर्विस होल्डर। सेकेंड में कौन रहेगा, द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस रहेंगे। थर्ड में 2 persons टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोल माइनर्स वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का द्वारा अपॉइंटेड होगा, और वो 2 पर्सन किसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोल माइनर्स वर्कर का, कोल माइनर्स का या कोल माइनिंग वर्कर का। फोर्थ में कौन होगा, 2 person रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द ओनर्स ऑफ द माइंस अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा 2 person को, किसका रिप्रेजेंटेटिव, ओनर्स एजेंट, ओनर्स ऑफ द माइंस का रिप्रेजेंटेटिव, और 2 क्वालिफाइड माइनिंग इंजीनियर्स भी ये कमेटी में रहेंगे। अब आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या है, फंक्शंस ऑफ द कमेटी, जो कमेटी ऑलरेडी सेक्शन एज पर सेक्शन 12 जो कमेटी फॉर्म हुआ है द माइंस एक्ट 1952 का देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो इसका फंक्शंस ऑफ द कमेटी इसमें डिटेल्स में दिया गया है सेक्शन 13 में। सेक्शन 14 में क्या है, पावर ऑफ द कमेटीज़, ये जो कमेटी फॉर्म हुआ है उसका पावर क्या है, पावर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। एक कमेटी constituted under section 12 may exercise such of the powers of an inspector under this act as it thinks necessary, जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे ज़रूरी है, वहाँ पे अपना पावर को यूटिलाइज कर सकता है एक कमेटी, दिया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 में क्या है, सेक्शन 15 में दिया गया है रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ एनी इंजरी कंडक्टेड बाय ए कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट। सेक्शन 12 द्वारा जो कमेटी फॉर्म्ड हुआ है, तो और उसके द्वारा कोई एक इंक्वायरी कंडक्ट किया गया है, तो उसका एक्सपेंसेस का रिकवरी करना, इसका डिटेल्स में दिया गया है सेक्शन 15 में। सेक्शन 16 में क्या है कि नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस ऑफ द ओनर एजेंट और मैनेजर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस by notice to the chief inspector, controller, Indian Bureau of Mines, district magistrate in writing in the prescribed format to reach the more 1 month before the commencement of the mining operation। कोई भी माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने का पहले मिनिमम 1 महीना पहले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रिटर्न एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसको, चीफ इंस्पेक्टर को, कंट्रोलर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में रिटर्न एप्लीकेशन एक मिनिमम 1 महीना पहले देना पड़ेगा कोई भी माइनिंग ऑपरेशन शुरू करने का पहले। सेक्शन 17 में क्या है, सेक्शन 17 में एवरी माइन शैल बी अंडर सोल मैनेजर विथ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो ऑलरेडी कोल माइंस रेगुलेशन में दिए गए हैं, इसका अनुसार हर एक माइंस के लिए एक मैनेजर रहेगा, और वो मैनेजर पूरा टोटल मैनेजरियल जो देखभाल करने के लिए है, वो मैनेजर पूरा उसका जिम्मेदार होगा और देखभाल करेगा। सेक्शन 18 क्या है, द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल each be responsible to see that all the operations are conducted in accordance with the provisions of this act and of this regulation, rules, bylaws and orders made thereunder। हर एक कोई ओनर, एजेंट और मैनेजर कोई भी कोलियरी का रिस्पॉन्सिबल होगा जितना सारे ऑपरेशंस हो रहा है, ऑपरेशंस कंडक्ट हो रहा है, चल रहा है, ये सब ऑपरेशंस एज पर रूल्स रेगुलेशन, एज पर एक्ट, रूल्स रेगुलेशन, बाईलॉज का हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब पूरा सुपरवाइज करना, देखभाल करना, हर एक माइंस का ओनर, एजेंट एंड मैनेजर का
ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब चलिए सेक्शन 19। सेक्शन 19 में क्या है? ड्रिंकिंग वाटर इन एवरी माइन प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड एट सुइटेबल पॉइंट्स विथ सफिशिएंट सप्लाई ऑफ कूल एंड वेलसम ड्रिंकिंग वाटर। सेक्शन 19 में दिया गया है कि कोई भी माइंस का जितने सारे वर्किंग करता है इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करना सुइटेबल प्लेसेस में एंड सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोवाइड करना है। सेक्शन 21 में क्या है? प्रोविजंस ऑफ रेडिली एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्सेस और cupboards which prescribed contents during all working hours। इसमें फर्स्ट एड बॉक्स का बारे में डिस्कशन दिया गया है कि जहाँ पे आदमी लोग काम करता है उसके लिए कितना दूरी में कितना पर्सन्स के लिए कितना रूम चाहिए, कितना पर्सन्स में, ये सब डिटेल्स में ये सेक्शन 21 का एज पर सेक्शन 21 का तहत माइन रूल्स में भी इसका डिटेल्स दिया गया है कि फर्स्ट एड बॉक्स के लिए और कपबोर्ड्स के लिए विथ प्रिस्क्राइब्ड कंटेंट्स फॉर वर्किंग आवर्स। आदमी लोग जब काम करते हैं उसको उस टाइम अगर कोई दिक्कत हुआ तो उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करने के लिए। सेक्शन 23 इसमें कहेगी नोटिस ऑफ द ऑकरेंस एक्सीडेंट्स टू सच अथॉरिटी इन सच फॉर्म एंड विद इन सच टाइम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी एक्सीडेंट्स ऑकरेंस ये सब अगर होता है तो कोई स्पेशल जो अथॉरिटी प्रिस्क्राइब किया गया है तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देना है। ये है सेक्शन 23। सेक्शन 25 में क्या है? सेक्शन 25 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 में है नोटिस ऑफ सर्टेन डिजीज, sending notice to notify disease to the chief inspector and to such other authorities in such form and within such time as may be prescribed. If any medical practitioner who attends on a person with notified disease shall without delay send a report in writing to the chief inspector. Notified disease जो वो डिजीज़ है जो कुछ डिजीज़ प्रिस्क्राइब्ड डिजीज़ है, अगर नोटिफाइड डिजीज़ कहीं पे अगर दिखा जाता है तो वो चीफ इंस्पेक्टर को और अदर्स कोई अथॉरिटी को जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है अथॉरिटी को विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम में भेजना है, नोटिस देना है, जानकारी देना है। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर अगर कोई पर्सन का नोटिफाइड डिजीज़ के बारे में जानकारी आता है तो वो कोई डिले बिना किया हुआ डिले ना करके तुरंत रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है नोटिफाइड डिजीज़ के बारे में। सेक्शन 27 में क्या है कि पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट पब्लिकेशन बारे में डिस्कशन है। सेक्शन 28 वीकली डेज ऑफ रेस्ट, आदमी जो काम करता है कोई माइंस में तो उसका वीकली डे रेस्ट के बारे में इसमें डिस्कशन दिया गया है। 29 में है कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट। कंपनसेटरी डेज ऑफ रेस्ट आदमी लोग कम करने का लिए उसका जो रेस्ट है कंपनसेटरी डेज रेस्ट उसके बारे में डिस्कशन है सेक्शन 29 में। अब चलिए सेक्शन 13। सेक्शन 13 में क्या है? नो वर्क फॉर मोर देन 48 आवर्स इन एनी वीक और फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे। कोई एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है कोई आदमी। The period of work with his interval for rest shall not in any day spread over more than 12 hours, and that he shall not work for more than 5 hours continuously before he has had an interval for rest of at least half an hour। ये सेक्शन 13 में। अब चलिए सेक्शन 35। सेक्शन 35 में क्या है? लिमिटेशंस ऑफ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क। कितना टाइम एक दिन में एक आदमी वर्क कर सकता है इंक्लूडिंग ओवर टाइम वर्क, इसमें डिटेल्स दिया गया सेक्शन 35 में। नॉट अलाउड टू वर्क इन द माइन फॉर मोर देन 10 आवर्स इन एनी डे इंक्लूसिव ऑफ ओवर टाइम इन नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कोई एक आदमी 10 घंटा से ज़्यादा इंक्लूडिंग ओवर टाइम 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, ये सेक्शन 35 में। अब सेक्शन 43। सेक्शन 43 ऑफ द माइंस एक्ट 1952 में क्या है? पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन का बारे में डिटेल्स जानकारी है सेक्शन 43 में। सेक्शन 45 में क्या है?
प्रोहिबिशन ऑफ द पर्सन बिलो 18 ईयर्स एज एट द माइन। कोई आदमी अगर उसका एज 18 ईयर्स नहीं हुआ, 18 ईयर्स से बिलो है, तो उसको प्रोहिबिशन ऑफ पर्सन बिलो, उसको कम करने का और कम नहीं करने का जो उसका जो नियम दिया गया सेक्शन 45 में। सेक्शन 48 में है रजिस्टर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड। जो पर्सन माइंस में कम करते हैं उसके लिए जो रजिस्टर फॉर्म होगा, रजिस्टर का बारे में मेंशन किया गया है सेक्शन 48 में। अब चलते हैं माइन रूल्स 1955 का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किए गए। बाकी सारे पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं। माइन रूल्स 1952 रूल 29B, इसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफ वर्कमैन, आदमी लोगों का ऑक्यूपेशनल हेल्थ का बारे में इसमें दिया गया है। रूल 29P, इसमें क्या है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ रेडियोलॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस। मेडिकल एग्जामिनेशंस का रेडियोलॉजिकल जो रिजल्ट्स है उसका रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट है रूल 29P में। 29Q में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। अगर कोई माइंस में 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय कम करता है तो उसके लिए एक माइनिंग, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट करना ज़रूरी है, कोई भी ओनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा। अगर एम्प्लॉय 1500 से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो उसके लिए एडिशनल एक माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर, एडिशनल माइनिंग इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर इन माइनिंग दिया जाता है। 1000 प्लस एम्प्लॉय, अगर 1500 से ज़्यादा, जितना 1000 ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उसका मल्टीप्लाई में एक माइनिंग एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर दिया जाता है। और उसका पार्ट, अगर मान लीजिए कहीं पे 1700 अगर एम्प्लॉय है तो 1500 से ज़्यादा 200 है, लेकिन 200 के लिए एक एडिशनल माइनिंग इंस्पेक्टर वर्कमैन इंस्पेक्टर को हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि 200 मैन पावर है लेकिन एक फ्रैक्शन ऑफ पार्ट है 1000 एम्प्लॉय का। अगर रूल 29 क्या है, ड्यूटीज ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर। जो वर्कमैन इंस्पेक्टर 29Q माइन रूल 1952 द्वारा अपॉइंट किया गया है उसका ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल्स दिया गया है रूल 29 में। रूल 29T में क्या है, फॉर एवरी माइन जहाँ पे 100 से ज़्यादा पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, द ओनर, एजेंट और मैनेजर शैल कॉन्स्टिट्यूट सेफ्टी कमिटी फॉर द प्रमोटिंग सेफ्टी इन द माइंस। जहाँ पे कोई भी माइंस में 100 से ज़्यादा अगर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो उसको सेफ्टी प्रमोट करने के लिए वो माइंस में एक सेफ्टी कमेटी फॉर्मेशन ज़रूरी है, और सेफ्टी कमेटी फॉर्म करेगा ओनर, एजेंट और मैनेजर। ये है रूल 29T में। रूल 30 में क्या है, रूल 30, ड्रिंकिंग वाटर फॉर अंडरग्राउंड वर्कर्स एटलीस्ट 2 लीटर टू ईच वर्कर एम्प्लॉयड अंडरग्राउंड और 3 liters per person employed in a mine wherever the wettable temperature exceeds 30 डिग्री सेल्सियस। अंडरग्राउंड माइन में जो वर्कर लोग, आदमी लोग काम करते हैं उसके लिए मिनिमम 2 लीटर वाटर प्रोवाइड करना है। अगर वेटेबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो मिनिमम वाटर सप्लाई देना है 3 liters पर पर्सन या उससे ज़्यादा। अब माइन रूल्स 1952 का रूल 33। रूल 33 क्या है, ऑन द सर्फेस एट एवरी माइंस एडिक्वेट लैट्रिन एंड यूरिनल अकोमोडेशन शैल बी प्रोवाइडेड एट कन्वीनियंट एक्सेसिबल प्लेसेस separately for the use of males and females employed in the mine, at least 1 seat for every 5 males and at least 1 seat for every 50 females employed at one time, or part of fraction may be considered as 50। यानी सरफेस में एडिक्वेट लैट्रिन और यूरिनल का अकोमोडेशन करना ज़रूरी है, और किस हिसाब से किया जाएगा, पर 50% मेल में 1 सीट और पर 50% फीमेल 1 सीट सेपरेटली दो लेट्रिन और यूरिनल का एकोमोडेशन दिया जाएगा। और 50 का कोई फ्रैक्शन भी है तो उसके लिए भी 1 सीट एडिशनली ऐड करना पड़ेगा। रूल 37 में क्या है, इफ़ एनी माइन have greater than 50 persons are employed at underground
At any one time, latrines shall be provided underground on a scale approved by an inspector at convenient points. कोई माइंस का अंडरग्राउंड माइंस का अगर एम्प्लॉयड पर्सनस अगर 50 से ज़्यादा है तो उसके लिए अंडरग्राउंड डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट स्केल में लैट्रिन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर और प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्पेक्टर. रूल 40 क्या है? द अरेंजमेंट्स ऑफ एम्बुलेंस वैन में बी मेड प्रोवाइडिंग एन एम्बुलेंस van at the mine itself or for the group of mines either collectively or through the central agency like coal, mica mines, welfare, fund organization, state government agency, St. John's Ambulance Association etc. एम्बुलेंस का बंदोबस्त करना पड़ेगा. कहीं पे अगर ज़रूरत है तो वो हो सकता है कोई माइंस का पर्सनल एक एम्बुलेंस हो सकता है या ग्रुप ऑफ माइंस कलेक्टिवली कर सकता है. कोई कोल और माइका माइंस वेलफेयर फंड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट और कोई एजेंसी द्वारा एम्बुलेंस का बंदोबस्त हो सकता है. वो है रूल 40 में, रूल 40 ऑफ माइंस रूल 1955 में. अब होता है रूल 42. रूल 42 में फर्स्ट एड सर्विस के बारे में डिस्कशन किया गया है. रूल 43 में क्या है? रूल 43 में है एट एवरी माइंस वेयर मोर देन 150 पर्सन्स ऑन any day presents in the last calendar year, there shall be a suitable first aid room. The first aid room shall be situated at the convenient places on the surface of the mine and shall be used only for the first aid work. Floor spaces not less than 10 meters square. There shall be an in charge of the qualified medical practitioner. If the number of persons increased more than 1,000 persons, such medical practitioner shall be the whole time employee at the mine. कोई माइंस का अगर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉय अगर 150 से ज़्यादा हो जाता है कोई एक प्रीवियस कैलेंडर ईयर में तो उसके लिए एक सुइटेबल फर्स्ट एड रूम का अरेंजमेंट करना ज़रूरी है. और फर्स्ट एड रूम जो सिचुएटेड होगा वो एक कन्वीनियंट प्लेसेस में होगा और सुइटेबल प्लेसेस में होगा और फर्स्ट एड के लिए ही वो रूम बस यूज़ किया जाएगा, दूसरा कोई काम के लिए नहीं यूज़ किया जाएगा. उसका फ्लोर स्पेस जो होगा वो 10 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा. अगर 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई होता है तो उसके लिए एक रेगुलर प्रैक्टिशनर का ज़रूरत पड़ेगा जो 24 आवर्स और फुल टाइम एम्प्लॉई है. सच मेडिकल प्रैक्टिशनर जो अपॉइंट किया जाएगा वो फुल टाइम और फुल टाइमर एम्प्लॉय होगा. अब है रूल 44. रूल 44 है फर्स्ट एड स्टेशंस. डिफरेंट प्लेसेस में कहाँ का कन्वीनियंट प्लेसेस में सुइटेबल प्लेसेस में फर्स्ट एड का ज़रूरत है और डिस्कशन किया गया है रूल 44 में. रूल 45 ये क्या है? रिकॉर्ड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग आइडेंटिटी कार्ड्स टू वर्कमैन्स. वर्कमैन्स का ब्लड ग्रुप आइडेंटिटी कार्ड के बारे में डिस्कशन किया गया है रूल 45A में. अब आता है रूल 62. रूल 62 क्या है? माइंस रूल 1952 का रूल 62 है एट एवरी माइन बी पर्सन्स एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 50 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड देयर शैल बी प्रोवाइडेड एडुकेट एंड सुइटेबल शेल्टर्स एट और नियर लोडिंग ओपन कास्ट वर्किंग्स वर्कशॉप्स एंड माइन एंट्रेंस where 50 or more persons are ordinarily employed for taking food and rest. Canteen may be included. रेस्ट शेल्टर के बारे में दिया गया रूल 62 में जहाँ पे कोई 50% से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है वो लोगों के लिए रेस्ट के लिए फूडिंग लॉजिंग ये सब बंदोबस्त करने के लिए एक रेस्ट शेल्टर होना ज़रूरी है. अगर ये ज़रूरी है ओपन कास्ट वर्किंग का हो, वर्कशॉप में हो या कोई लोडिंग पॉइंट के ऊपर हो, एक रेस्ट शेल्टर ज़रूरी है. जो 25 और उसका ज़्यादा पर्सन अगर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो उसके लिए फूडिंग और रेस्ट करने के लिए भी रेस्ट शेल्टर का ज़रूरत है. अगर नियर बाई पोजीशन में कहीं कैंटीन का अरेंजमेंट किया गया है तो ये रेस्ट शेल्टर का इंक्लूडेड हो सकता है. रूल 72 क्या है? फॉर एवरी माइन 500 or more persons are ordinarily employed, the owner, agent or manager shall appoint a suitably qualified person as welfare officer. If exceeds 2,500, such welfare officer shall be assisted by a suitably qualified additional welfare officer for every additional
2000 पर्सन और पार्ट। कोई भी एक माइंस का अगर 500 से ज़्यादा पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है तो ओनर एजेंट और मैनेजर एक क्वालिफाइड वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करेगा। अगर 2500 से ज़्यादा पर्सनस एम्प्लॉय पर्सनस 2500 से ज़्यादा है तो उसको वेलफेयर ऑफिसर्स को उसका काम असिस्ट करने के लिए एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, जो 2000 हर एक 2000 के लिए एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और 2000 का कोई भी पार्ट के लिए भी एक एडिशनल मैनेजर या एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। मान लीजिए कहीं पे 3000 एम्प्लॉय है कोई माइंस में, तो 2500 के लिए एक वेलफेयर ऑफिसर चाहिए और एक्स्ट्रा 500 के लिए भी एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर का ज़रूरत है 500 के लिए। अब चलिए रूल 75। रूल 75 क्या है? रूल 75 में प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर एट माइंस। माइंस में जो आदमी लोग काम करता है उसको अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में बताया गया है कि रूल 75 में। रूल 78 में क्या है? रूल 78 में है अटेंडेंस ऑफ लेबर एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर मैन पावर जो माइंस में एम्प्लॉयड होता है उसका बारे में अटेंडेंस रजिस्टर के लिए अटेंडेंस के लिए रूल 78 में बताया गया है। रूल 81 में क्या है? किट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन के डिटर्मिनेशन के लिए किट प्रोवाइड करना या क्या अरेंजमेंट करना है उसके लिए रूल 81 में बताया गया है। माइन रूल्स 95 का रूल नंबर 81 में। ये है टोटल जानकारी माइन रूल्स और माइन सेक्टर माइन रूल का इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।